अब हम यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। मसलन नंबर 1, अच्छा यहाँ पर पहले मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि बैंक्स के अंदर बेंचमार्क इस्तेमाल होता है, मुराबाहा के अंदर बेंचमार्क से मुराद ये है कि आम तौर पे बात किस चीज़ के क्या रेट चल रहे हैं और कितना प्रॉफिट रेट होना चाहिए, तो इतना आसान नहीं होता मालूम करना। तो आम तौर पे देखा जाता है कि बाकी बैंक्स इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो करते हुए कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। चूँकि इस्लामिक बैंक अभी इतने ज़्यादा नहीं है कि उसका उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो और बहुत इन्फ्लुएंशियल हो कि वो मार्केट को रूल कर रहा हो, तो लिहाज़ा अभी इस वक़्त ये दूसरों ही को फ़ॉलो कर रहा है। तो इसलिए एतबार से बेंचमार्क इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद को इस पर एतराज़ आता है यूजिंग ऑफ इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मुराबाह प्रॉफिट, ये जायज़ है, नहीं है? तो इसकी बात यूँ समझ लें कि किसी चीज़ को किसी जायज़ चीज़ को नाजायज़ के साथ कंपेयर करना, ये बज़ाहिर नाजायज़ नहीं है। हम यानी काफ़ी जगहों पे इस चीज़ को देखते हैं, मिसाल के तौर पे बाद औक़ात तरग़ीब दी जाती है कि भई तुम लोग वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र इतना करो, जिस तरह लोग आबा-ओ अजदाद का ज़िक्र करते हैं, उससे भी ज़्यादा करो, ठीक है? जिस तरह वो लोग अपने कैदियों को बचाने के लिए पैसे देते हैं, तुम भी बचाने के लिए पैसे दे दो, ठीक है? तो जिस तरह वो बहादुर है, तो उनसे ज़्यादा तुम बहादुरी दिखाओ, ठीक है? तो इस तरह ये कंपैरिज़न करना ये कोई ऐसी नाजायज़ अमर नहीं है। अब ये देखना कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इंटरेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट, इंटरबैंक ऑफर रेट जो इस्तेमाल होता है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में, शहरों में मुख्तलिफ होता है, इसको हम लाइबोर भी कहते हैं। जैसे लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, क्लाइबोर भी है, कुआलालंपुर है और इसी तरह कराची है, काइबोर कहलाता है। तो उसका इस्तेमाल करना कैसा है? तो फिर ये जो रेट चल रहे होते हैं, ये चेंज हो रहे होते हैं। मसलन 9%, 9.5, 10, 8, 12 मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। अ, इसको जो है वो आम तौर पे इस जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इसको बताते हैं और बैंक आपस में इसको यानी आपस में तय करते हैं इसको कि इसकी बिड क्या होगी और ऑफर क्या होगी, इसकी एक तफसील है। तो इस्लामी बैंक इसको इस्तेमाल करे तो ये कैसा है? ये कैसा है? तो इसके ऊपर एतराज़ आता है। तो इसका जवाब ये है कि ये फ़ी नफ़्सी तो ज़ाहिर बात है एक अच्छी चीज़ नहीं है, किसी गलत चीज़ के साथ इसको कंपेयर किया जाए, स्पेशली जबकि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो खड़े ही इसलिए हुए हैं कि वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर उसके ऊपर फाइनेंसिंग होती है। मेन चीज़ तो यही है, अदरवाइज़ तो बैंकिंग एक्टिविटी और इस्लामिक बैंकिंग एक्टिविटी बैंक के अंदर जाने के बाद कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वही काम है, वही एम्प्लॉइज़, वही काम, वही डॉक्यूमेंटेशन, वही पेपर्स, वही सिग्नेचर्स। बज़ाहिर इतना अपैरेंटली कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क होता है। अ, तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंटरेस्ट की बेस के ऊपर नया सेटअप इस्लामिक का डाला गया, इसको हराम, इसको हलाल कहा गया, तो फिर आदमी वही बेंचमार्क क्यों यूज़ करे? तो उसकी एक वजह तो मैंने बताई कि अभी इस्लामिक बैंक इतने एस्टेब्लिश नहीं हुए इस कदर कि वो रूल करें, वो लीड करें। तो लिहाज़ा प्रॉफ़िट मालूम करने के लिए कि यही चीज़ कन्वेंशनल वाले क्या रेट पर दे रहे हैं, तो उनके रेट को मालूम करके इस्लामिक बैंक अपने रेट दे दे, तो इसमें कोई बग़ैर हरज नहीं है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी दी जा सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे मसलन एक शख्स है, अस्यूम करते हैं एक शख्स है कि वो वाइन शॉप है उसकी और वहीं पर एक मुसलमान शख्स है, उसको ख़्याल आता है कि यार क्यों ना यहाँ पे कोई और मशरूब की यहाँ पे शॉप हो, लोग उसको पी लें, उसको हासिल कर लें। तो वो अपनी एक जूसेस की दुकान खोल देता है। तो अब उसको अंदाज़ा करना है कितने का जूस बिक जाए, कि लोगों के जो ये जो अ, पीने की मशरूबात पीने की जो ज़रूरत है वो उनकी पूरी हो जाए। अब वो देखता है कि भई ये शराब वाला कितने का जो है वो गिलास बेच रहा है, तो उसके एतबार से अपने रेट को फ़िक्स कर देता है, कम या ज़्यादा या बराबर, कम या ज़्यादा या बराबर। तो अंदाज़ा करने के लिए कि उसके पास किस कदर क्लाइंट आ जाएँगे कि मैं ज़्यादा में बेचूँगा या कम पे बेचूँ। अगर मैं ज़्यादा अगरचा उसको उसको महँगा पड़ रहा है, ये ज़्यादा में बेच रहा है, अगर मैं ज़्यादा में बेचूँगा तो मुमकिन है कि बहुत से लोग उसको छोड़कर ये मेरे जूसेस को ले लेंगे, लेकिन मैं महँगा बेचूँगा तो शायद ना लें ठीक है? और स सस्ता बेचूँगा तो फिर वो इसको इसकी इसकी जो है वो कॉस्ट को यानी बेयर नहीं कर पाएगा। तो फिर वो उसके प्राइस को देखकर अगर उसको बेंचमार्क को बना लेता है तो उसपे कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाज़ा आइबोर का इस्तेमाल फ़ी नफ़्सी तो डिज़ायरेबल, एप्रिशिएबल नहीं है लेकिन इसको इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है, हराम नहीं है। इसका रीज़न मैंने बताया कि अभी इस्लामी बैंक्स अभी इस कदर उनका चंक नहीं है मार्केट के अंदर कि वो अपना कोई इन्फ्लुएंस डाल सकें।
अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मुराबाहा के अंदर जो चीज़ प्रॉफ़िट रेट डिसाइड हो गया, ठीक है? वो चेंज नहीं किया जा सकता। अब बेंचमार्क किस तरह से बनता है? मसलन मुराबाहा टू परचेज़ ऑर्डर का जो प्रॉफ़िट है, बैंक यूँ निकाल लेता है, बैंक ये कहता है कि 3 मंथ्स का आइबोर जो है, मसलन कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, जो 3 मंथ्स का जो काइबोर है उसका वेटेड एवरेज निकाल लेता है। या हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मतलब सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं 3 मंथ्स का जो जो इंटरेस्ट है, उसका 3 मंथ्स का एक एक हम एवरेज निकाल लेते हैं। 1 मंथ के अंदर जो एवरेज बना उसको लिया, दूसरे मंथ का लिया, तीसरे मंथ का एवरेज लिया, उनको लिया, इन तीनों को मसलन 1 मंथ के अंदर आता है 9% आ रहा है, दूसरे मंथ में पता चला 10th आ रहा है, तीसरे में 11 आ रहा है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकाल के आ जाएगा, मसलन 10 पे आ जाता है। तो किसी भी तरीके से सिंपल वे में इसका वेटेड एवरेज निकाल लिया जाता है 6 मंथ पर, 3 मंथ्स पर, 1 ईयर के ऊपर, ठीक है? तो इसके बाद प्लस करता है बैंक अपना प्रॉफिट, प्लस अपना प्रॉ इसलिए कि बैंक इसके अंदर रिस्क ले रहा होता है, इस कमोडिटी के ऊपर रिस्क ले रहा होता है। तो बैंक इसके ऊपर इंटरबैंक ऑफर रेट के अलावा जो अगली चीज़ जो है, वो जो बैंक के ऊपर जो रिस्क आ रहा है, इस चीज़ को ले रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो सप्लायर को पेमेंट है, ठीक है? और फिर उन चीज़ों को कन्फर्म करना है कि ये चीज़ें खरीद ली गई हैं, इनवॉइसेस है, ऑफिस वर्क है, बहुत सारी चीज़ें और उसके अंदर जो शामिल हो रही हैं। तो उसके अंदर बैंक अपना एक एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट रखता है। मसलन बैंक ने इसके ऊपर 2% इसके ऊपर प्रॉफिट रखा। ठीक है? तो अब मसलन काइबोर ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स मसलन हमने कहा कि 9.5, 10 और 10.5 है, इसका हमने एवरेज निकाल लिया। वैसे तो वेटेड एवरेज निकलता है, लेकिन सिंपल हमने इसका एवरेज निकाला, ये 10% आ गया, ठीक है? तो अब हमने क्या किया कि जो काइबोर है 3 मंथ्स का मसलन 10% आ गया, ये चल रहा है, रेट ये चल रहा है और प्लस 2% उसके अंदर इसको ऐड कर दिया, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम या इसको हम कहते हैं स्प्रेड, कि इतने काइबोर के ऊपर इतना मज़ीद प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, यानी 3 मंथ्स काइबोर या 6 मंथ्स काइबोर या 1 ईयर काइबोर जितना भी है, उसको कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम ऐड करता है बैंक अपना, इसको स्प्रेड कह देते हैं। मसलन ये 10 वो बना और 2 ये बन गया 12% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, यानी जितने की भी कमोडिटी खरीदी जाएगी उसके ऊपर 12% बैंक प्रॉफिट लेगा, ठीक है? तो इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी बाकी नहीं रही, लेकिन वंस ये डिसाइड होता है, मिसाल के तौर पे गाड़ी की कीमत जो कॉस्ट पड़ी वो 10 लाख रुपए पड़ी, तो उसके ऊपर जब कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि ये 12% पे प्रॉफिट बैंक को वो जो है वो इसको सूट करेगा, तो बैंक 12 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10 लाख जमा 12% ऑफ द कॉस्ट, यानी 1,20,000, तो 10 लाख में 1,20,000 ऐड हो जाएंगे तो 11,20,000 इसकी सेल प्राइस बन जाएगी। एक इशू ये भी आता है कि प्राइसिंग ऑफ मुराबाहा, बैंक्स चार्ज कस्टम ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस इन मुराबाहा, बैंक में आस्क कस्टमर टू पे कस्टम ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस एटसेट्रा सेपरेटली। तो कस्टम ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस वगैरह इसको उसके अंदर ही इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है? तो इसको क्लियर होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं कस्टम ड्यूटी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, बैंक इसको इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाए और इसको कस्टमर से चार्ज ना करे, ठीक है? अगर ये चीज़ें पड़ रही हैं इसको बैंक को, तो इसको कॉस्ट का हिस्सा बना के इसको बता दे कि इतने की मुझे पड़ रही है। इसको अलग से क्लाइंट से चार्ज ना करे कि भाई ये तो हमें कॉस्ट पड़ी है और ये जो फ्रेट ड्यूटी पड़ी थी उसके कागज़ात अलग देकर उसको अलग से पैसे ना लें, ठीक है? तो इसके अंदर फिर वो जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि बैंक्स में ऑब्टेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर बाय वे ऑफ सिग्नेचर्स बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी गलती हो सकती है कि बैंक ऑफर एक्सेप्टेंस जो है वो पहले ही सारी पूरा बंच जो है पहले साइन करा के रख ले। मैंने कहा कि 5 स्टेजेस हैं, एमएमएफए है, फिर अंडरटेकिंग है, फिर एजेंसी एग्रीमेंट है, फिर बैंक एज ए एजेंट, क्लाइंट एज ए एजेंट, बैंक एजेंट बनकर वो सप्लायर से बाद को कुछ चीजें खरीद लेता है, बाद को बैंक अगर ये कहता है कि आप ही पेमेंट कर दो, पैसे देता है आप पेमेंट कर दो, या बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, तो वो एजेंट है, फिर उसके बाद जाकर ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। अगर सारा बंच एक साथ ही साइन हो गया तो फिर इसके अंदर जो है मुराबाहा गलत हो जाएगा।
ऑफर एक्सेप्टेंस बाय वे ऑफ साइनिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी हेल्ड ऑन एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स, सही टाइम पर होनी चाहिए कि सारे इकट्ठे हो गए, ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो गई, चीज बिक भी गई और बाद में बैंक की ऑनरशिप में आ रही है तो ये जायज नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइमिंग ऑफ द सिग्नेचर ऑफ ऑफर एंड accept contract is crucial in मुराबाह contract. Carelessness may lead to non-sharia compliance transaction. ये इससे ट्रांजेक्शन नॉन शरिया भी हो जाएगी और सारा प्रॉफिट चैरिटी करना पड़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बैंक किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहा हो जबकि वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो बैंक इसको कंफर्म करे इनवॉइसेस के थ्रू, गेट पासेस के थ्रू, वे ब्रिजेस की स्लिप के थ्रू, स्टॉक रिकॉर्ड के थ्रू, हर चीज इसको कंफर्म करे कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो गई कि नहीं, ये खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया। ये सिर्फ एहतियात का तकाजा है और ऐसा होता है कि इसको चेक किया जाता है। और बाद ये होता है कि चीजें अवेलेबल नहीं होती कि भाई वो स्लिप नहीं है, फौरी तौर पर नहीं मिल सकती और इस किस्म की रिक्वायरमेंट हर वक्त पूरी नहीं हो सकती। ज़ाहिर बात है शरिया रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोसीजरल चीजें हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो फिर बैंक इसको खुद अपने तौर पे इसको कंफर्म करे, अपने तौर पे कंफर्म करे। मिसाल के तौर पे कि सामान पहुंच गया है तो वो फोन करके कंफर्म कर ले, किसी और शख्स को उस शहर में जहाँ पे रहता हो जाके कंफर्म कर ले कि भाई वो मसलन वो माल आ गया कि नहीं आ गया है, वो माल की क्वांटिटी पूरी है कि नहीं है, या खुद अपना बैंक से किसी बंदे को जाके कंफर्म कर ले कि वो माल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, माल मौजूद है कि नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपनी असल हालत में है कि नहीं है। तो इस चीज़ों को खुद कंफर्म कर ले ताकि ऐसा ना हो कि गलत मुराबा हो जाए। वेरिफिकेशन हो जाए, जिसकी एक सूरत ये भी होती है कि बैंक से उसको खुद जाके अपना बंदा भी भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एजेंट अपना काम करता है कि क्या चीज़ चाहिए, चूँकि बड़ी वैरायटी होती है, एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, वहाँ तक तो। लेकिन जब ये ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले बैंक जा अपने बंदों को यानी मोस्टली ये केसेज़ ऐसे होते हैं कि बंदों को भेजते हैं, वो जाके इन चीज़ों को एंश्योर करते हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं, एक्जिस्ट कर रही हैं, अपनी हालत में हैं, इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी वगैरह, इसको चेक भी किया जाता है। एक चीज़ और नाज़ुक हो सकती है कि बैंक बाज़ औक़ात कुछ अपनी बचत करने के लिए ये कर देता है कि जो इनवॉइसेज़ हैं, वो क्लाइंट के नाम पर, उसकी कंपनी के नाम पे बना देता है। तो ये शरिया के एतबार से कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये कानूनी या लीगल कोई इश्यू बन सकता है, लेकिन शरिया के एतबार से इस पे कोई हर्ज नहीं है। टू अवॉइड ट्रांसफर चार्जेस एंड टैक्सेस, बैंक में मेक इनवॉइसेस और टाइटल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नाम पे डायरेक्ट बना देते हैं, इसलिए कि बैंक पहले अपनी ओनरशिप में लेगा, उसके टैक्सेस अलग देगा, फिर उसकी ओनरशिप में जाएँगी, फिर वो अपने टैक्सेस अलग देगा। तो इससे बचने के लिए फिर वो ट्रांसफर होंगे, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने के अलग पैसे जाएँगे, तो डायरेक्ट ही कस्टमर के नाम पे बना देता है। अलबत्ता वो कस्टमर इस वक़्त एजेंट होता है बैंक का। लेकिन नाम पे इसलिए बना देता है कि थोड़े वक़्त के बाद यानी कुछ लम्हे के बाद, चंद घंटों के बाद ये ओनरशिप ट्रांसफर हो ही जाएगी, चंद दिनों के बाद, तो लिहाज़ा वो पहले ही उसको ओनर बना देते हैं ताकि चार्जेस बच जाएँ। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे खदशात हो सकते हैं कि नेम ऑफ कस्टमर ऑन द इनवॉइस डज़ नॉट मेक कस्टमर ओनर ऑफ द कमोडिटी। ये कस्टमर जो भी अभी एजेंट है, ये इसका नाम होना किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये इसको ओनर नहीं बना देता। ये ओनर नहीं बनाएगा, बल्कि ओनर बैंक ही होगा, चाहे नाम इसका लिखा हुआ है। The customer may consider this settlement enough for ownership and use of the commodity. मुमकिन है कि कस्टमर ये समझे कि मेरा नाम इस पे लिखा हुआ है तो मैं तो ऑनर बन गया इसका, लिहाजा मैं इन चीज़ को इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, उसको कंज्यूम कर सकता हूँ और मैं बैंक को बाद में बता दूँगा कि मेरे नाम पे तो आई गई है। तो ये गलती अगर कर दी तो फिर इसकी और इस्तेमाल कर लिया चीज़ को तो फिर इसका प्रॉफिट जो है वो चैरिटी करना पड़ेगा। बैंक शुड अवॉइड सर्विसेज ऑफ कस्टमर। तो इसकी एहतियात ये है कि बैंक जो है जो एजेंट है बाकी सर्विसेज में तो ठीक है कि वो वो परचेजिंग कर ले, चीजें लेके यानी ढूंढ ले, पसंद कर ले, समझ ले अपनी एक्सपर्टीज के एतबार से, अपनी पसंद के एतबार से। लेकिन पेमेंट बेहतर है कि बैंक जो है वो अपने एजेंट के थ्रू ना कराए। कराना जायज है लेकिन ना कराए, इसमें एहतियात बेहतर है। अगर वो पेमेंट करेगा तो फिर एक गलत माने भी निकल सकता है, गलत फहमी हो सकती है। तो बैंक पेमेंट जो है बेहतर है कि सप्लायर को खुद करे। और ये भी इससे ज़्यादा एहतियात की बात थी कि बैंक अपने नाम के ऊपर ही उन डॉक्यूमेंट्स को रखे, बाद में इसको दे। कुछ एक्सपेंसेस आएँगे, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो फिर इसकी एहतियात करें। और अगर क्लाइंट के नाम पर भी बनाता है या अपने नाम पर भी बनाता है तो क्लाइंट को मालूम हो कि वो अभी बैंक का एजेंट है, अभी इस चीज़ का ओनर नहीं हुआ।
तो और एक और एहतियात यहाँ पर यह है कि फिर बैंक जल्द से जल्द वो चीज़ जो बैंक की ऑनरशिप में आ गई है उसको जल्द से जल्द इसकी ऑनरशिप क्लाइंट की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हो सकती है जो कि बहुत नाज़ुक है कि मसलन जो क्लाइंट है उसकी ऑलरेडी डील्स सप्लायर के साथ चल रही हैं, वो उसको सप्लाई चीज़ें करता रहता है। अब ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने एजेंट को कहा कि भई आप पेमेंट कर दें, उसने पेमेंट कर दी। लेकिन जो पेमेंट हुई या बैंक ने की या उस सप्लायर ने की, लेकिन पेमेंट कस्टमर ने अपने पिछले जो ड्यूज़ थे, पिछले जो थे ड्यूज़ थे या जो पेएबल्स थे क्लाइंट के उस सप्लायर को उसकी उसकी मद में करा दी, ठीक है? तो ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो इसका मतलब है वो मुराबाह नहीं हुआ। ये तो ऐसी चीज़ की पेमेंट हो गई कि जिसके ऊपर मुराबाहा नहीं हो रहा। यानी कमोडिटी कुछ और है, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है और प्राइस कुछ और है। यानी इन दोनों के दरमियान में फ़र्क है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्राइस की सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही होगी। अगर वो और अगर इसने अपने पिछले ड्यूज़ क्लियर कराए, तो फिर इसका मतलब है कि इसने मुराबाहा नहीं किया। तो इसकी एहतियात की जाए, तो बैंक शुड पे डायरेक्टली। इसमें बेहतर ये है कि बैंक डायरेक्टली पे करे, कस्टमर को बीच में इन्वॉल्व ना करे, उसको एंश्योर करे कि जिस चीज़ की पेमेंट हो रही है, वो उसी चीज़ की हो रही है जिसको कि अभी बैंक के लिए खरीदा गया है। डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद वक़्त इनकरेक्ट डेट डाल दी गई हो या एब्सेंस डेट नहीं हो, तो इसकी वजह से भी कन्फ्यूजन आ सकते हैं। तो बैंक इसकी डेट्स को कोशिश करे कि करेक्ट लगी हुई हो, टाइमिंग भी उसके ऊपर हो। जो जिस चीज़ के ऊपर इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस स्टेटस के ऊपर हो रहा है, प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर हो रहा है या जो है वो ऑफर एक्सेप्टेंस सेल परचेज़ के ऊपर हो रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर हों। एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बन सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है वो एक ही बैंक का आइटम खरीद रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है वो सिर्फ़ बैंक ही की अगर कहीं जा रहा है परचेज़िंग करने के लिए तो वहाँ पे अपनी परचेज़िंग नहीं करेगा, वापस आएगा, दोबारा जाएगा, फिर परचेज़िंग करेगा या दोनों का सामान बैंक्स के लिए भी कुछ खरीदा है, कुछ उसने अपने अकाउंट से लिया है, तो वो दोनों को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यानी एक ही व्हीकल के थ्रू उसको जो है वो उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगा बल्कि उसके लिए अलग व्हीकल लेगा, दूसरे के लिए अलग लेगा, तो इसका ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं कि मिक्सिंग ऑफ बैंक्स मुराबाहा जो परचेज़ ऑर्डर की जो कमोडिटी हैं, ये क्लाइंट की यानी उसकी परचेज़ उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो उसने परचेज़ अपने लिए की हैं, दोनों के साथ मिक्स अप भी हो सकती हैं। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। कुछ तो यूँ हो सकती हैं कि मसलन बॉक्सेस हैं क्लियर कट तो उसके ऊपर आदमी मार्क कर सकता है कि भाई ये बैंक्स के हैं, उसको मार्क कर दे और ये जो है इसके पर्सनल है, इसमें तो फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं रहा। और बाद वक़्त ये भी हो सकता है कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ है कि जिसको यानी अलग सेपरेट करना मुमकिन ना हो, तो फिर उसकी सूरत ये हो सकती है कि इसके ऊपर ये मुशारका हो जाए, ये मुशारका हो जाए। और इनके ये मुशा हो जाए और उसके ऊपर परसेंटेज सेट हो जाए। तो इसका जो 40% है वो बैंक की ओनरशिप में, 60% जो है कस्टमर की ओनरशिप में मिसाल के तौर पे। और अगर मसलन लॉस हो जाता है और जो है उसका 10% किसी वजह से वो उसका ज़ाया हो जाता है, तो फिर 40% बैंक का नुकसान शुमार होगा और 60% क्लाइंट का शुमार नुकसान होगा। तो इस तरह से भी इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। पहली सूरत हमने क्या किया इसको डिस्टिंग्विशेबल हो उसको अलग कर दें और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर शिरकतुल मिल्क करने के बाद अपनी चीज़ों को जो है वो डिस्टिंग्विश कर लें ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या एक शख्स ने मुराबाहा किया या एक शख्स ने सिंपल फॉर्म में एक सिंपल मुसावमा किया और चीज़ को बेच दिया, मसलन ₹1000 की चीज़ को बेचा और अब वो शख्स जो है पेमेंट करने आ रहा है, वो कह रहा है कि पेमेंट नहीं कर पा रहा, उसने कहा कि मुझे मुश्किल हो रही है, तो उसने कहा चलो ठीक है मुझे ₹900 दे दो। तो उसने क्या कर दिया रिबेट कर दिया, कुछ कंसेशन दे दिया, तो जायज़ है इसको तो मुराबाहा के अंदर भी इसकी गुंजाइश निकल सकती है कि कोई इंडिविजुअल या बैंक कुछ थोड़ा-सा कंसेशन दे दे, लेकिन इस चीज़ को पहले से आपस में डिसाइड नहीं करना। तो बैंक्स दे सकते हैं रिबेट, शरई तौर पे कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन इसको उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले डिसाइड नहीं करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले डिसाइड करेंगे तो फिर ये इसकी मुशाबहत हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के ऊपर, कि अगर आपने अर्ली अर्ली रिबेट कर दिया, जल्दी हमने पेमेंट कर दी, तो हम हमें थोड़ा-सा कंसेशन देंगे या बाद में कर दी, तो फिर इसका मतलब है प्राइस आपकी जो है उसके ऊपर फ़र्क आ गया। तो इसको पहले तो आपस में ये लोग तय नहीं कर सकते।
ठीक है? प्रॉमिस नहीं कर सकते, ना तय कर सकते हैं। अलबत्ता बैंक्स रिबेट दे सकता है जबकि ये ट्रांज़ैक्शन हो गई, चीज़ ओनरशिप में चली गई और वो आके कस्टमर आता है, कस्टमर रिक्वेस्ट करता है या बैंक अपने तौर पे इसको जो है कुछ कंसेशन दे देता है, कुछ रिबेट कर देता है तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसमें कोई हर्ज नहीं है।